शर्त खबर मनवा ना लो। फरीद साहब, एक और बड़ी खबर आ रही है ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर। मैं अपने तमाम व्यूवर को ये खबर पहुंचा देता हूं। यूनुस चौड़वारा साहब की तरफ से ये खबर दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप का नेतन्याहू को झटका। ट्रंप का बयान, ईरान से मैं जंग नहीं चाहता हूं, मैं ईरान से दोस्ती करना चाहता हूं। अगर ईरान परमाणु समझौता करे या न करे, ये फजील साहब एक बड़ी खबर, बड़ी खबर। पहले ये कहा जा रहा था परमाणु को लेकर के कि अगर ईरान अपना परमाणु न्यूक्लियर प्रोग्राम को टाल दे तो मैं ईरान से दोस्ती करना चाहता हूं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अब सीधे सीधे ये कह दिया है कि मैं ईरान से दोस्ती करना चाहता हूं, न्यूक्लियर वो बनाए न बनाए, समझौता करे न करे। मैं समझता हूं कि ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा बयान है, और ये इजराइल और नेतन्याहू को बहुत बड़ा झटका है, ये उनको बहुत बड़ी आ रहा है। ये जो फैसला लिया है फजील साहब, क्या आपको लगता है ये ईरान की जो स्ट्रेटेजी रही है, जिस तरह से ईरान, आप देखिए कि पूरे 15 महीने में सऊदी के साथ अपनी दोस्ती को बरकरार रखा उसने, टर्की के साथ अपने मामलात खराब नहीं किए, मुस्लिम ममालिक के साथ तमाम शिकायतें अपनी जगह, लेकिन वो अपनी मजबूती, अपनी पकड़ गिरफ्त जो है इस दौरान पूरी तरह से बनाए रखा। यही नहीं फजील साहब, हमने देखा कि रूस हो या आप देखिए कि चीन हो, इनके साथ भी बहुत अच्छा जो निगोशिएशन और इस दौरान पॉलिसी मेकिंग ये सब चलती रही। हिंदुस्तान से भी कई बार इस दौरान हिंदुस्तान से, बल्कि हिंदुस्तान के तो नेवल फोर्स वहां ट्रेनिंग के लिए भी जिस तरह से पहुंची आपने देखा होगा, सऊदी की आई। तो ये जो ईरान की, क्या आप इसको ईरान की एक बड़ी कामयाबी मानते? ईरान ने अपना लोहा मनवा लिया, अमेरिका एक तरीके से झुक गया, वो मजबूर हो गया कि नहीं ईरान, क्योंकि आपको याद होगा इलेक्शन के दौरान फजील साहब कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अब ईरान पहले जैसा ईरान नहीं रहा, अब ईरान से जंग करना नहीं बल्कि दोस्ती करना है, दोस्ती करने में फायदा है, हम उसको ईरान को हरा नहीं सकते, उसको नुकसान। ये जो पॉइंट है फजील साहब, अब ये जो बयान आया कैसे देखते हैं? क्या आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है ईरान की फजील साहब? जब ये इलेक्शन हुआ और ट्रंप जीत गए, तभी मैंने अचानक से, आपने देखा कि एक दिन के अंदर इस लड़ाई में एग्रेशन खत्म हो गया, बिल्कुल लड़ाई सुस्त पड़ गई और बहुत हल्की हो गई। तब मैंने आपसे उस दिन कहा था कि जरूर जो है ईरान की बात ट्रंप से हुई है और 20 जनवरी के बाद ही चीजें बदलेंगी। वो आज सच सामने आ रहा है आपको। और परमाणु बम, चाहे वो ईरान, सबके पास तो है ही, ईरान के पास भी होगा तो क्या फर्क पड़ता है? या उनको पता है कि वो ईरान हमारे रोकने से नहीं, वो ऑलरेडी बना चुका है। ईरान कभी अपना हथियार खोलता नहीं है, ना दिखाता है, ना बताता है किसी को कि हमने क्या बना लिया है। तो दुनिया को पता है कि ईरान जो है परमाणु हथियार बना चुका है और उसके साथ अब जिद करना। और कल मैंने आपके डिबेट पर एक बात कही थी कि ट्रंप जो है मिडिल ईस्ट में नहीं उलझना चाह रहे। उनको पता है कि जितना हम उलझेंगे, जितना अमेरिका उलझेगा, उतना रूस और चाइना मजबूत होगा। वो मिडिल ईस्ट मजबूत होगा उनसे और वो मजबूत होंगे इनसे, यानी रूस और चाइना अरब जगत से मजबूत होगा और अरब जगत रूस और चाइना से मजबूत होगा। तो ये अमेरिका अच्छी तरह समझ चुका है। पुराना पॉलिटिशियन, वो लोग तो दुनिया को चलाते हैं, उनको पता है कि जितना हम अरब में उलझेंगे उतना जो है रूस और चाइना का गठबंधन मजबूत होगा और वो उनकी मदद करेगा। और ये लोग मानने वाले नहीं है, क्योंकि आवाम जो है अरब की भी, जो लोग बहुत अमेरिका के प्रो किंग हैं, चाहे जॉर्डन हो, मिस्र हो या अरब हो, इनकी आवाम जो है अमेरिका से खिलाफ है। और अगर आवाम खिलाफ है तो अब बहुत टाइम नहीं लगता है किंग को हटाने में। अब तो बहुत आसानी से लोग किचन तक पहुंच करके बर्गर पिज्जा खा लेते हैं, स्विमिंग पूल में नहा लेते हैं किंग के। अब वो उतनी बड़ी बात नहीं है। और ईरान ने सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि जो उनका बसीजी ग्रुप है, जो पॉलिटिकल ग्रुप है, पूरे अरब जगत में फैल चुका है और वो जिस जिस कंट्री में, जिस अरब देश में चाहे तख्ता पलट करवा सकता है। वहां के सबके दुश्मन होते हैं, हर किंग के, हर पॉलिटिशियन के, हर बादशाह के दुश्मन होते हैं। तो बसीजी उनसे हाथ मिला करके, और सबका मकसद एक है कि ग्रेटर इजराइल का सपना देख रहे, इजराइल को मिटा देना। ये सपना हर अरब जाति जगत के हर नौजवान, हर इंसान का है। तो ये बात बसीजी जो इनका ग्रुप है, जो इन्होंने इतना अच्छा
आयतुल्लाह खामेनी साहब का ये ग्रुप है, और ये पूरे अरब जगत में फैल गए, चाहे मिस्र हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे सीरिया हो, चाहे इराक हो, चाहे अरब हो, ये पूरी जगह पे ये लोग फैले हुए हैं और लीगली फैले हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं कि इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, वो लीगल तरीके से गए हैं, वहां काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन काम वो ईरान के लिए आयतुल्लाह खामेनी साहब के विचारों को आगे बढ़ाने का काम वो करते हैं। और ये बहुत बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है कि 5 आदमी जा करके अगर वहां के लीडरशिप को खड़ा कर देगा, तो वहां पे कोई भी किंग के किचन में चला जाएगा, किंग के स्विमिंग पूल में जाके नहा लेगा और किंग को भागना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी ताकत बसीजी ग्रुप बना रखा है। और मैंने कहा आपसे कि ट्रंप को, जिस दिन ट्रंप ने शपथ ली, उसी दिन मैंने कहा था कि, बल्कि जिस दिन जीते थे उसी दिन से मैं कह रहा हूं कि ईरान से कुछ न कुछ तो बात हुई है, क्योंकि लड़ाई में एग्रेशन खत्म हो गया। जिस तरह से ईरान ने जो हमला किया था उसका रिएक्ट नहीं किया इजराइल ने आज तक नहीं रिएक्ट किया। किया भी तो 100 जहाज भेजा, एक रात को ही वापस चले आए। तो अब तो इजराइल को भी पता है, और इजराइल ने सोचा था कि हम सीरिया के रास्ते ईरान तक पहुंच जाएंगे, लेकिन वो बात बन नहीं पाई, वो हो गया उल्टा, वो इनका बैकफायर कर गया। और इजराइल ने जो सोचा था सीरिया के लिए, ठीक उल्टा इजराइल के लिए नुकसानदेह हो गया सीरिया में घुसना। आज उनके ऊपर टर्की उनका साथ छोड़ रहा है, नेटो देश उनका साथ छोड़ रहा है, सभी। इजराइल अगर अभी भी अगर जिद पे अड़ा है, तो उसका भी अंजाम वही होगा जो रावण का हुआ था। जी। वही बात फिर आ गई फजील साहब के जबान पर, वही अंजाम होगा जो रावण का। और कई बार पूछ रहे कि भाई लंका कब जलेगी? लंका जलना शुरू हो गई है, लंका जलना शुरू हो गई है फजील साहब। अरे ये लंका को तो अल्लाह जला रहा है, अमेरिका से शुरू हो गई लंका जलना। अब तो कितना, इस अब तरह तो के, शुरू हो गया। जी जी, इस तरह देखिए। और 650 लोग देख रहे हैं, लेकिन 113-14 ही लाइक मिले हैं अभी फजील साहब को। तो भाई 125 हो गए, लेकिन और लाइक जरा आप लोग कर दीजिए। फजील साहब बड़ी मेहनत करते हैं और जो प्रोडिक्शन करते हैं बड़ी अच्छी होती है और बेहतरीन तरीके से। फजील साहब, एक और बड़ी खबर, नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से इजाजत मांगी है कि 30 दिन दक्षिण लेबनान में हमारी सेना रहने दी जाए। अभी हमारा ऑपरेशन दक्षिण लेबनान में चालू है। ये क्या मतलब हुआ? क्या क्या मतलब हुआ इसका फजील साहब? और क्या लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इनकी बात को मानेंगे? डोनाल्ड ट्रंप क्या सुनेंगे? और फिर फ्रांस का क्या होगा? फिर समझौते का क्या होगा? कौन यकीन करेगा? फिर समझौते क्या मतलब हुआ फजील साहब? सीज फायर का क्या मतलब हुआ? अगर इस तरह से बढ़ाएंगे कि हमारा ऑपरेशन जारी है, हमारा ये जारी है, ये क्या मतलब है? क्या आपको लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इनकी बात सुनेंगे? और अगर ये बात सुनते हैं तो कितना असर पड़ेगा फ्रांस और डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर, सीज फायर पर? फिर कैसे यकीन किया जाएगा जो गजा में सीज फायर हुई है? और जो देख रहे हैं, मैं उनसे बता दूं, मैं अभी बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं। जो हमास के कमांडोज बाहर निकले, जो उनके लड़ाके बाहर निकले, मैं उन पर बड़ी बात करूंगा फजील साहब से, लेकिन पहले इस पे। जी। ट्रंप ने जिस दिन शपथ लिया उसी दिन कह दिया था कि हम मिडिल ईस्ट में, हम दुनिया में सारी जंगों को बंद करना चाहते हैं। ये साफ उन्होंने कहा, इशारा कर दिया कि हम रूस और यूक्रेन की भी जंग को बंद करेंगे, और हम बात करना चाहते हैं रूस से। ये बहुत बड़ी बात है, जहां पे ट्रंप ने, और 20 जनवरी, मैंने आपसे, जिस दिन वो ट्रंप जीते थे तभी से मैं ये बात कह रहा हूं कि ट्रंप जो है इस बार जंग को नहीं, क्योंकि जंग से सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को हो रहा है, क्योंकि पैसे उसके जा रहे हैं। और अमेरिका का ये है कि वो चाहे हथियार जितना भी वेस्ट हो जाए कोई बात नहीं, पैसा, लेकिन अमेरिकी आदमी नहीं मरना चाहिए। ये अमेरिका का एक खास बात है कि वो किसी भी तरीके से अमेरिकी सैनिक को नहीं मरने देना चाहते। तो अब वो जो है, और इस पूरी जंग से कोई फायदा नहीं आ रहा, अमेरिका को तो और लॉस जा रहा है, आर्थिक मंदी में जा रहा है। पहली बार दुनिया के अंदर ये सुनने में आया कि जब आग लगी थी तो लोग घरों का सामान लूट रहे थे। ये तो बांग्लादेश जैसा स्थिति हो गया, ये तो पाकिस्तान जैसी स्थिति हो गया, ये तो म्यांमार जैसी स्थिति हो गई। ये ऐसा ऐसा अमेरिका क्या म्यांमार के साथ की तरह हो गया है? ये बेरोजगारी की अलामत है, जहां पे लोग अपने जरूरी चीजों को जब नहीं पा पाते हैं। अभी जो गरीब लोग हैं वो दंगा करना चाहते हैं, दंगा होगा,
उनके घर में टेलीविजन आ जाएगा, उनके घर में फ्रिज आ जाएगा, प्रेस आ जाएगी, रेडियो आ जाएगा, मोबाइल आ जाएगा। एक बनारस में एक आदमी ने मुझसे कहा कि ये फ्रिज भाई साहब दंगे का है। हमने कहा अरे दंगे का है? बोले कोई ले ही नहीं जा रहा तो हम ही ले आए। हमने कहा बड़ी, तुम तो यार बहुत बुरे आदमी हो। तो बोला यहाँ यही होता है। तो दंगा जब भी होता है तो वहां पे गरीब लोग ये सोचते हैं कि चलो इसी बहाने हमारे घर में मोबाइल आ जाएगा, टीवी आ जाएगा, फ्रिज आ जाएगा। तो ये सब चीजें तो गरीबी की पहचान है ना। कौन आदमी लूट के, हर इंसान चाहता है कि हम अच्छी जिंदगी जिए। अपने बच्चों को, बच्चे पूछेंगे कि भाई ये फ्रिज कहाँ से आया, तो क्या आप बच्चों को यही बताएंगे कि हम लूट के लाए हैं? तो वो बच्चे, फिर अगली पीढ़ी क्या कर रही? अगली पीढ़ी भी तो चोर बनेगी। तो क्या आप पूरी जिंदगी इसी के लिए काम कर रहे हैं कि अपनी औलाद को भी आप चोर बना दीजिए? तो ये हालत अमेरिका की हो गई। मैं तो बड़ा स्तब्ध था जब मैंने सुना कि अमेरिका में भी लूट हो रही है। और ब्रिटेन के अंदर मेरे कई दोस्त रहते हैं, उन लोगों ने बताया कि वहां गाड़ियां चोरी होने लगी। ये हालत हो गई है वहां पे। लोग बाहर गाड़ियों में सेफ्टी लॉक लगा रहे और तरह तरह का इंतजाम कर रहे, चेन सिक्कड़ से बांध के रख रहे गाड़ी को। अब बताइए, जो दुनिया को जो सिखाता था, आज वो खुद फंस रहा है कि ब्रिटेन में, अमेरिका में, फ्रांस में चोरियां शुरू हो रही हैं। लोग जो है इतना भुखमरी और गरीबी से परेशान है कि चोरी करने लगे हैं। तो इसलिए जो है, जो कह रहे हैं ना कि लंका की आग अल्लाह ने वहीं से शुरू कर दी है, कैलिफोर्निया से। और जी देख लीजिए। बिल्कुल।